आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलेट के बारे में। मिलेट आखिर है क्या देखा जाए। जोवर, बाजरा एंड रागी आर दी इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, यानी कि जोवर, बाजरा और रागी, इन तीनों को हम लोग मिलेट ही बोलते हैं और ये भी इंडिया में बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और इन सभी का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब में ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हम लोग इसको जल्दी पसंद खाना नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्वाद में अजीब लगता है, लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, these are known as coarse grain because they have very high nutritional value। इसको हम लोग कोर्स ग्रेन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जब बहुत ज़्यादा मतलब जितना न्यूट्रिशन आपको चावल, दाल, गेहूं से नहीं मिलेगा, उससे कई ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको जोवर, बाजरा और रागी से मिलता है। हालांकि हम लोग इसको जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्वाद में फिट नहीं बैठता है। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। उसका इट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। सोचो, यानी कि इतना प्रोटीन वाला चीज़ है, इसके बावजूद भी, यानी कि प्रोटीन में ये बहुत हाई है, इसके बावजूद ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी उग जाता है। यानी कि जिस मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं है वहाँ पे भी ये उग जाता है। सोचो, ठीक है। और सैंडी सॉइल यानी कि जो बालू वाला जगह होता है ना, उसमें भी ये हमारा उग जाता है। सोचो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी ये कहीं भी उग जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल। सोचो, इसको बरसात भी उतना नहीं चाहिए, बरसात भी इतना नहीं चाहिए। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब कि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं चाहिए, नॉर्मल भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको ठीक ठाक चाहिए, मतलब जिसका काम चल जाए। हाई टू मॉडरेट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा से लेकर थोड़ा सा नीचे की ओर इसको टेम्परेचर चाहिए। इंडिया, नाइजेरिया, चाइना एंड नाइजर आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि मिलेट्स का इस्तेमाल, मिलेट्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है हमारा मेज। मेज का मतलब क्या? मक्का, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भुट्टा। ठीक है, जिसको हम लोग पका के खाते हैं ना नमक के साथ। देखा जिसमें क्या कहा गया है? मेज इज यूज फॉर बोथ फूड एज वेल एज फोडर, यानी कि मक्का का इस्तेमाल हम लोग, भुट्टा का इस्तेमाल ह्यूमन बींग भी खाने के लिए करता है और इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली जानवरों को खिलाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि इसको टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों का दोनों ना ही ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए, बिल्कुल मीडियम चाहिए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सनशाइन, लेकिन इसको सनलाइट थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा सनलाइट इतना मिल जाए कि अच्छे तरीके से फल जाए, फूल जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए बेसिकली इसको सनलाइट। इट ग्रोज वेरी वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ये सबसे अच्छा कहाँ पे उगता है? जो कि थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल हो, मतलब कि वहाँ पे फर्टिलिटी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो, वहाँ पे हमारा मक्का अक्सर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे उग जाएगा। अच्छा यहाँ पे फसल देखने को मिलेगा। इन इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा एंड मैक्सिको आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज। तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे मक्के का इस्तेमाल और खेती इसका सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है कॉटन। कॉटन के बारे में देखा जाए आप थोड़ा सा, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। कॉटन का भी खेती किया जाता है। ठीक है, कॉटन प्लांट का खेती किया जाता है। कॉटन को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसको बरसात उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स 210 डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन को लगभग अच्छे तरीके से फलने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन होने के लिए इसको 210 दिन चाहिए। एकदम 210 दिन तक ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पूरा फल फूल जाता है, एकदम अच्छे तरीके से हो जाता है। इट ग्रोज वेरी वेल ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। कॉटन हमारा अच्छी तरीके से उग सकता है ब्लैक और अलुवियल सॉइल में, क्योंकि ये दोनों का दोनों थोड़ा सा फर्टाइल में थोड़ा सा ठीक होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब हो गया जहाँ पे कि कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे आप कॉटन का कपड़ा बनाएंगे वहीं पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। क्या कॉटन का इस्तेमाल हम लोग घर में खाने के लिए करेंगे? क्या नहीं करेंगे। इसका ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा है वहीं पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा। जैसे कोई फैक्ट्री है जो कि कपड़ा बनाता है कॉटन का, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। आगे फिर इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान। अच्छा, इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का नाम अभी तक किसी में नहीं आया था, पहली बार इसमें सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो पाकिस्तान भी हल्का फल्का यहाँ पे कॉटन को उगा लेता है, लेकिन हमारा इंडिया, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हर चीज़ों के बारे में, इंडिया सब में था आगे।
है ना, लेकिन पाकिस्तान नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। देखो इसके पीछे ना रीज़न है, क्या रीज़न है, पाकिस्तान में उतना लैंड फर्टाइल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान उतना डेवलप भी नहीं है, और पाकिस्तान बेसिकली पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में आप क्या कर सकते हैं, चावल दाल की खेती तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, यानी कि उधर ना पहाड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपने देखा वो मूवी बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में क्या दिखाया गया है, वो जो मुन्नी को छोड़ने के लिए जाता है पूरा पहाड़ पहाड़ होके जाता है, कितना पहाड़ी इलाका है। हालांकि प्लान लैंड भी है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारत में है ना वैसा वहाँ पे नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे, पछता रहे होंगे कि बेकार हम इंडिया से अलग हो गए, ठीक है। हालांकि वहाँ पे ना जब खाने का किल्लत पड़ता है ना, मतलब जब वहाँ पे अनाज से कमी होता है, हाथ फैलाने लगता है वो इंडिया के आगे कि भाई कुछ सामान दे दो खाने के लिए, लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसका मदद भी करते हैं। देखो कितना ही खराब हमारा वो दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन इंडिया उसका हमेशा मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हम लोग हमेशा उसका मदद करते हैं। इंडिया देखो कभी भी इंडिया ना पहले हमला नहीं करता किसी पे, शांत रहता है। आप करेंगे तो बदले में तुम लोग कुछ करेंगे ना, फिर वही बात इसमें भी है। तो इंडिया से बहुत बार मदद पाकिस्तान मांगा है, अनाज के रूप में और भी अलग अलग चीज़ों के रूप में, तो हम लोग उसको देते हैं। हाँ, फिर भी अटैक करता है, उसका फितरत है, थोड़ा सा पागल है ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा पंजाब से होते हुए इंदस नदी जो है ना पाकिस्तान जाता है। सोचो यदि हम पाकिस्तान ना जाने दें इंदस नदी को, तो पाकिस्तान के लोग पानी के बिना तरस जाएंगे, सोच लो। मतलब कि यदि हम पंजाब में इंदस नदी को रोक दें, पाकिस्तान में ना आगे बढ़ने दें, तो पाकिस्तान वाले पानी के मारे मर जाएंगे। इंदस नदी उनके पानी के बहुत सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, बात समझ आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इंदस नदी, लेकिन हम लोग उतना बेरहम नहीं है, जाने देते हैं, जाओ भाई तुम भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉटन के बारे में। अब है जूट के बारे में। हाँ बिल्कुल, इंदस नदी पहले इंडिया में बहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो इंदस नदी पहले हमारे इंडिया में बहता है, और इंडिया में होते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। बेसिकली उसका यदि हम लोग बहाव रोक दें तो फिर पाकिस्तान थोड़ा सा संकट में आ सकता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, वैसे हम लोग करेंगे नहीं कभी। जूट इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से इसलिए जानते हैं ना क्योंकि जूट का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं जूट बैग बनाने के लिए। जूट बैग क्या होता है, वो सुतरी वाला बोरा जो होता है ना, सन वाला बोरा, जिसमें कि अक्सर आप मार्केट जाएंगे तो उसमें आलू प्याज आता है लोड होके, उसमें आप देख लेंगे वो हमारा जूट, हाँ मिट्टी कलर का होता है बेसिकली, वो हमारा जूट बैग होता है। उस और जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। देखो आज के समय में हमारे सामने प्लास्टिक आ गया, लेकिन हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि आज से 30-40 साल पहले प्लास्टिक बैग का नामो निशान नहीं था। हाँ, बोरा में आदमी अनाज लाता था, चावल दाल ये सब लाना होता था ना, तो बोरा में वो लाता था। वो भी कौन सा बोरा, जूट वाला बोरा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक, हाँ क्योंकि उसमें प्लास्टिक वाला नहीं था सिस्टम। प्लास्टिक वाला बोरा, प्लास्टिक वाला बैग, ये सब आज आया है ना। 30-40 साल पहले हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि पहले जूट का कल्चर बहुत ज़्यादा था, और उस समय पे जूट का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता था मालूम है, वेस्ट बंगाल में, समुद्र के किनारे, हुगली रिवर के किनारे, ठीक है। तो उसका क्रेज था आगे। इट ग्रोज वेरी वेल ऑन एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा उगता है जूट। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। हैवी रेनफॉल, रेनफॉल भी इसको ज़्यादा चाहिए। रेनफॉल का मतलब क्या, पानी, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब थोड़ा सा नमी वाला, पानी वानी आप आसपास रहे, इस तरीके के माहौल में अच्छा ग्रो करता है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा खेती पहले ना वेस्ट बंगाल में होता था, समुद्र के किनारे, क्योंकि पानी का कोई कमी नहीं था, ठीक है। आज भी होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक का कल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे जूट बैग हमारा धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब तो जूट बैग मार्केट में भी देखने को बहुत कम मिलता है, प्लास्टिक वाला देखने को मिलता ज़्यादा, ठीक है। आगे, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश इस पूरे वर्ल्ड में यही दो ऐसा कंट्री है जो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और इस्तेमाल भी यही दोनों बहुत करता है। ये दोनों बनाता भी बहुत है और दोनों इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। जैसे चाइना में आपको जूट बैग नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जूट बैग नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक थोड़ा सा फैशनेबल होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जूट बैग के बारे में। उसके बाद है कॉफ़ी के बारे में और टी के बारे में। उसके चलो इन दोनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। कॉफ़ी किसका एग्जाम्पल है,
कॉफ़ी हमारा प्लांटेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने बताया था कि कॉफ़ी और टी, ये सब जो है ना, कॉफ़ी, टी, रबर, बनाना, ये सब प्लांटेशन का एग्जाम्पल होता है। यानी कि ये सब का जब खेती किया जाता है तो बहुत दूर दूर तक, यानी कि जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है वहाँ तक केवल एक ही प्रकार का खेत दिखेगा, या तो टी का, या तो कॉफ़ी का, या तो रबर का, या तो बनाना का, इस प्रकार का। तो ये हमारा प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसको कैसा माहौल चाहिए? वार्म, थोड़ा सा गर्म चाहिए, और वेट यानी कि थोड़ा सा गीला माहौल चाहिए इसको, मतलब कि थोड़ा बहुत इसके पास पानी वानी मिलता रहे, नमी इसके पास बना हुआ रहे, इस तरीके के माहौल में ये अच्छा ग्रो करता है। इट ग्रोज वेरी वेल ऑन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। तो ये अच्छी तरीके से लूमी सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। जो हिल स्लोप होते हैं ना, हिल स्लोप का मतलब क्या, पहाड़ी इलाका जो होता है, ढलान वाला इलाका, वहाँ पे चाय और कॉफ़ी का खेती सबसे ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमारे पास है असम। असम कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप उसमें देखेंगे कि असम में ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाका है ना, उस पर चाय का खेती बहुत होता है। हाँ, वहाँ पे चाय का खेती बहुत होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। केरला में भी होता है चाय का खेती, क्योंकि वहाँ भी पहाड़ी इलाका है। जहाँ जहाँ हाँ, वो महिला लोग होती हैं वहाँ पे, अक्सर अपने पीठ में एक टोकरी बांधी रहती हैं और चाय के पत्ती को तोड़ती हैं और पीछे वो अपना वो डालती हैं। हाँ, मतलब पहाड़ पे आप जाएंगे ना, तो जहाँ तक आपका नज़र जा पा रहा है वहाँ तक केवल आपको चाय का खेती एकदम हरियाली जैसा दिखेगा। ऐसा लगेगा ना कि ये पेड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई चादर ला के बिछा दिया है, ऐसा लगेगा। बिल्कुल एकदम पूरा हरियाली, एकदम बहुत सुंदर वातावरण लगता है। और कितना तो मूवी है जो कि चाय के खेतों में शूट हुआ है, हरियाली की वजह से, ताकि अच्छा बैकग्राउंड आ जाए इसलिए। ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, आपने देखा है मूवी में ज़्यादातर इस्तेमाल ना दो ही प्रकार के खेत का होता है, एक चाय का खेत का हरियाली के लिए, एक नहीं, एक सरसों का। सरसों का जो फूल होता है पीला पीला, पहले वाले मूवी में। जैसे एक मूवी है ना सलमान खान का, सॉरी सलमान खान का नहीं है, शाहरुख खान का, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबसे पहला मूवी, बहुत पुराना मूवी हो गया वो। उसमें जो ये गाना है, उसमें वो सरसों के खेत में शूट हुआ है पूरा, जिसमें कि पूरा सरसों का जो पीला पीला फूल है वो दिखाया गया है। तो ये बेसिकली अपना उन लोगों का कल्चर है, इस तरीके से वो लोग करते हैं अपना, ताकि बैकग्राउंड में अच्छा हमारा आ जाए। ठीक है, और पहाड़ी इलाका का सबसे ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं ब्यूटी के लिए, कि अच्छा हमारा गाना आ जाए, अच्छा बैकग्राउंड आ जाए, इसलिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी का खेती सबसे ज़्यादा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। कोलंबिया एंड इंडिया आर ऑल्सो दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कोलंबिया और इंडिया ये भी कॉफ़ी का खेती करता है, लेकिन ब्राज़ील से कम। ठीक है, ब्राज़ील टॉप पे है कॉफ़ी के मामले में। अब आ जाइए टी के मामले में, क्या है टी के, देखो। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। टी भी हमारा प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। इट इज़ अ बिवरेज क्रॉप। बिवरेज क्रॉप का मतलब क्या है, जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भाई कॉफ़ी और चाय दोनों को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों हमारा बिवरेज क्रॉप हुआ। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, बहुत ठंडा माहौल चाहिए। इसलिए आप असम, केरल, इस समय जाएंगे तो ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको ना ही गर्मी ना ही ठंडा ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्मल क्लाइमेट वहाँ का देखने को आपको मिलेगा, ठंडा ठंडा। उसके बाद इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल, लेकिन इसको बरसात बहुत ज़्यादा चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, पहाड़ी इलाका पे चाय का खेती होता है तो वहाँ पे बरसात का कोई कमी नहीं होता है। थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लीव्स, यानी कि चाय का खेती अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, ठंडा ठंडा मिलना चाहिए, और बरसात बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आगे। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसके खेती के लिए बेसिकली लूमी सॉइल चाहिए और स्लोप वाला एरिया चाहिए। स्लोप वाला एरिया का मतलब क्या हो गया, पहाड़ी इलाका बेसिकली चाहिए, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। उसके बाद इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स टू पिक द लीव्स। इसमें ना देखो, चाय का खेती बहुत मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक एक पत्ते को तोड़ना पड़ता है, और इसमें मशीन से ज़्यादा काम किसका होता है मालूम है, लेबर का। क्योंकि मशीन से आप, चलो मान लेते हैं कि आप खेत में मशीन लगा भी देते हैं, तो मशीन क्या गारंटी है कि केवल पत्ता ही तोड़ेगा, पेड़ को भी काट सकता है वो, है ना। इसीलिए आदमी एक एक करके सावधान तरीके से केवल पत्तों को तोड़ते हैं। और इसमें अधिकतर आपको महिलाएं दिखेंगी, है ना। तो महिलाएं अपने खाली टाइम में दूसरे के खेतों में जाके काम करती हैं, उनके बदले में उनको पैसा मिलता है, अपना वेज मिलता है डेली का। और ये लोग बेसिकली अपने पीठ के पीछे एक टोकरी बांधी रहती हैं, जिसमें पत्ता तोड़ के अपना वो डालती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा रोज़गार है हमारा। आगे फिर केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का टी
प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया। अगला टॉपिक होगा हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।